सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम 20 तारीख के जनसत्ता पे छोटा सा एनालिसिस करेंगे। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ स्टूडेंट्स सब लोग 19 तारीख की और 18 तारीख की वीडियो देखकर आना। क्योंकि करंट अफेयर्स क्या होती है, एक कंटिन्यूटी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन स्किप कर दिया फिर चौथे दिन उठा लिया, 5 दिन स्किप कर दिया, ठीक है। करंट अफेयर ऐसा नहीं आपने ऐसे स्किप करके यहाँ पहुँच गए, ऐसे स्किप करके यहाँ पहुँच गए। कभी कभार की बात अलग होती है कि आप बिजी हैं, कोई काम के कारण, कोई पर्सनल आपका प्रॉब्लम चल रहा है या फिर एग्ज़ामिनेशन चल रहा है। मगर फिर भी मैं कहता हूँ अरे एग्ज़ाम कोई 12 घंटे थोड़ी चलता है। अगर आप टाइम को मैनेज करोगे तो करंट अफेयर या फिर अपने सिलेबस को कभी मिस नहीं कर पाओगे, आप कभी मिस नहीं करोगे। तो करंट अफेयर्स को रेगुलर देखा करिए, ताकि जो एक फ़्लो होता है ना करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर इवेंट्स होते हैं जो चलते आ रहे होते हैं। 18 तारीख की करंट अफेयर अगर पढ़ोगे तो बेसिकली क्या है, जो 17 को हुआ या जो 16 में घटना कोई हुई है उसकी कंटिन्यूटी है। तो इसलिए रेगुलरली करंट अफेयर्स पढ़ा करिए। शुरू करेंगे हम बिना किसी देरी के। देश में सफल होने वाले उपाय कहीं भी किए जा सकते हैं लागू, नरेंद्र मोदी जी का छोटा सा कमेंट है। भारत समाधानों के लिए एक आदर्श प्रशिक्षण प्रयोगशाला है, संसाधन होना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि जो उपाय देश में सफल साबित होते हैं उन्हें कहीं भी आसानी से लागू किया जा सकता है, ठीक है। भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक सुरक्षित और समावेशी समाधान पेश करता है। इंडिया स्टैक्स है ना, यहाँ देखो आप। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई पीछे नहीं छूटे, ये सुनिश्चित करने के लिए देश में ऑनलाइन एकीकृत डिजिटल बुनियादी ढांचा इंडिया स्टैक्स बनाया है। उन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ ही इसके बाकी जो है आगे कमेंट्री पे आएगा, नेक्स्ट आर्टिकल में आएगा। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी जी हमारे लद्दाख पेंगोंग लेक, जो पेंगोंग झील है लद्दाख में, वहाँ पे गए हैं घूमने के लिए। खासकर राजीव गांधी जी के जन्म एनिवर्सरी जो थी, बर्थ एनिवर्सरी, उसको सम्मानित करने के लिए वहाँ पे गए थे और वहाँ के लोगों से जुड़ने के लिए भी। 8 राज्यों में अमृत सरोवर मिशन के तहत उद्देश्यों को पूरा करने में 8 राज्य पीछे हैं। अमृत सरोवर मिशन हम जानते हैं कि ये मिशन था, जितने भी आपके सरोवर हैं इनको और बेहतर बनाना है ना, इनके आसपास जो है छोटे छोटे अच्छे से इस एरिया को साफ़ रखना, व्यवसाय के बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना। हम इस पे आते हैं कि अमृत सरोवर वाली कहानी ये है कि असल में क्या है अमृत सरोवर मिशन। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए अमृत सरोवर मिशन का लक्ष्य हर ज़िले में कम से कम 75 जलाशयों का कायाकल्प करना है, जिसके तहत 15 अगस्त तक 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य था, ठीक है। अमृत सरोवर लक्ष्य ये ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। अब मेट्रो यात्री व्हाट्सएप से भी ले सकेंगे टिकट। अब मेट्रो में क्या है ना, जो काउंटर वगैरह पर लाइन लगानी पड़ती है, अब उससे कम करने के लिए DMRC ने और NMRC ने ये निर्णय लिया है कि व्हाट्सएप पे भी टिकट आप ले पाओगे। QR कोड स्कैन हो जाएगा, आप एंट्री मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का निर्णय है ये, NMRC का, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन।
यहाँ पे छोटा सा घोष बिहारी पाल जी के बारे में है। ये फुटबॉल खिलाड़ी थे, इनको लेके बहुत अच्छा आर्टिकल है। फुटबॉल खिलाड़ी थे। आदित्य फुटबॉल खिलाड़ी थे। वैद आदित्य फुटबॉल खिलाड़ी थे जो गोल रक्षक यानी डिफेंडर के रूप में खेलते थे। विपक्षी के दागे गोल को वह बड़ी निपुणता से बेअसर कर देते थे, इसलिए उन्हें चीन की दीवार कहा जाने लगा था। सम्मान में चीन की दीवार, कोई भेद नहीं सकता। वह ऐसी जब नाम से पहचाने जाने लगे थे। अपने खेल जीवन का अधिकांश समय उन्होंने मोहन बागन के साथ बिताया था। उनका जन्म भोजेश्वर फरीदपुर बंगाल प्रेसिडेंसी अब बांग्लादेश में हुआ था। उनके पिता एक व्यवसायी थे। जब वे छोटे या अभी तभी उनका परिवार कोलकाता चला गया था। वह बेनियाटोला में शारदा चारण आर्यन इंस्टीट्यूशन में उनका दाखिला करा दिया गया। बचपन से ही वह हॉकी और टेनिस के साथ साथ फुटबॉल और क्रिकेट में भी खेलते थे। बाद में उन्होंने कई और बार मोहन बागान क्रिकेट टीम के प्रतिनिधित्व किया। वह महान फुटबॉल खिलाड़ी शिवदास भादुड़ी में प्रभावित हुए, फुटबॉल को अपना करियर बनाने का फैसला दिया और उन्होंने 11 साल की उम्र में कुमार टूली एथलेटिक क्लब के लिए खेलना शुरू किया था। वह खेलते हुए उन्हें कल चीरण मित्र ने देखा, जो भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन के शासी निकाय के भारतीय सदस्य थे। वह पाल की अनूठी रक्षा तकनीकों को पहचान करने वाले पहले व्यक्ति थे, है ना। ऐसी टैलेंट निकाला जाता है। कालीचरण मित्र ने देखा इनको। फिर पाल ने कलकत्ता के विद्यासागर कॉलेज में दाखिला लिया। तत्कालीन प्रधानाचार्य सरदार शारदा रंजन रे के करीब आए, जिन्हें बंगाल क्रिकेट का जनक माना जाता है। उन्हें 16 वर्ष की उम्र में मोहन बागन ने रेवरेंड सुधीर चटर्जी की जगह अनुबंधित किया था। टीम में शामिल होने के बाद उन्होंने 1914 में कोलकाता फुटबॉल लीग सेकेंड डिवीज़न में खेला। मोहन बागान ने पहली बार टूर्नामेंट खेला और तीसरे स्थान पर रही। उन्होंने प्रथम श्रेणी का अपना पहला मैच 15 मई 1915 को कोलकाता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब के खिलाफ खेला, जो अनिर्णीत रहा। अपने शुरुआती खेलों में नंगे पैर खेलते हुए उन्हें उनके समस्याओं का सामना करना पड़ा था अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, मगर उन्होंने रक्षण क्षेत्र में अपना एकाधिकार स्थापित किया। ब्रिटिश टीम ब्लैक वॉच के खिलाफ खेलते हुए उनके रक्षण में योगदान की सबने प्रशंसा की थी। 1921 में गोष्ठपाल को मोहन बागन फुटबॉल टीम का कप्तान बना दिया गया। अगले 5 वर्ष तक वह क्लब के कप्तान रहे। 1923 में उन्हें महान उपलब्धि हासिल हुई जब मोहन बागान ने मुंबई में रोवर्स कप में भाग लिया और फाइनल में पहुंचने के लिए कई अंग्रेजी टीमों को हराया। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय टीम थी, लेकिन हार गई। उसी वर्ष उन्होंने CFFL की रिटर्न लीग में पहली बार कोलकाता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब को हराया, जो देश का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब था, जिसमें यूरोपीय टीम भी थी। 1925 में मोहन बागान एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरांड कप में आमंत्रित होने वाली पहली नागरिक भारतीय टीम बन गई, जहां वह सेमीफाइनल में शेरवुड फॉरेस्टर्स से हार गए। मोहन बागान के लिए खेलने के अलावा पाल को 1920 में इसके संस्थापक अध्यक्ष सुरेश चंद्र चौधरी द्वारा नवगठित ईस्ट बंगाल क्लब में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। वह टीम में शामिल हुए और हरकुलिस कप एक 7 प्रतियोगिता में कप्तान के रूप में दिखाई दिए और वह खिताब जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने 1936 में फुटबॉल से संन्यास ले लिया। सेवानिवृत्ति के बाद गोष्ठपाल मोहन बागान से जुड़ गए रहे और टीम के लिए खिलाड़ियों को खोज की। फुटबॉल के अलावा पाल मूक युग की फिल्म गौरीशंकर में भी दिखाई दिए, जो आनंद मोहन राय द्वारा निर्देशित नेशनल पिक्चर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित और 26 अक्टूबर 1932 को प्रदर्शित हुई थी। ऐसे लोग ही देश का नाम रोशन करते हैं साथियों। चीन की दीवार कहते थे इनको, चीन की दीवार। अच्छा कॉलम है, शख्सियत।
हरित सभ्यता की दहलीज। इस लेख में देखते हैं क्या लिखा है विनोद शाही साहब ने। मौजूदा दौर में प्रकृति और पर्यावरण का संकट गहरा रहा है। इसके कारण हमारे सामने एक बुनियादी सवाल उपस्थित है कि मौजूदा आधुनिक उत्तराधुनिक दौर का अगला चरण क्या होगा। क्या अब कह सकते हैं कि हम हरित सभ्यता, ग्रीन सिविलाइजेशन। साथियों, एक नया शब्द हमारे सामने आया है आज, ग्रीन। ग्रीन सिविलाइजेशन। ग्रीन सिविलाइजेशन, सभ्यता। क्या अब कह सकते हैं कि हम हरित सभ्यता के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं। बहुत सी ऐसी परिघटनाएं हैं जिनकी ओर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि हमारे समय में हरित सभ्यता के बीज अंकुरित और पल्वित होने लगे हैं। हमारे समय में जीवन को बचाने का सवाल केंद्र में आ गया है। जीवन को बचाने की चुनौती विज्ञान, राजनीति और संस्कृति तीनों सामने प्रस्तुत हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि हमारा मौजूदा दौर के आधुनिक उत्तराधुनिक होने का नतीजा क्या निकला। क्या वह ये नहीं था कि मानव जाति ईश्वर केंद्रित होने की मध्यकालीन मनोस्थिति से बाहर आकर पहली दफ़ा मनुष्य केंद्रित होने की ओर आगे बढ़े। पर अब जो अगला दौर सामने आने को है वह मनुष्य को भी केंद्र से हटा देगा। अब वह सीधे जीवन को केंद्र में लाकर बिठाने की तैयारी करता मालूम पड़ेगा। ये देखो कितना बढ़िया लिखा है, मतलब कितनी सही बात है। अब हम पूछ सकते हैं कि हमारे मौजूदा दौर के आधुनिक उत्तराधुनिक होने का नतीजा क्या निकला। क्या वह यह नहीं था कि मानव जाति ईश्वर केंद्र होने के मध्यकालीन मनोस्थिति से बाहर आकर पहली दफ़ा मनुष्य केंद्रित होने की ओर आगे बढ़ी थी। पर अब जो अगला दौर सामने आने को है वह मनुष्य को भी केंद्र से हटा देगा। अब वह सीधे जीवन को केंद्र में लाकर बिठाने की तैयारी करता मालूम पड़ेगा, है ना। मनुष्य को भी केंद्र से हटा देगा विकास जो होगा। मानव विकास की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई राजनीति विकास की बात नहीं कर रहा हूँ। सभ्यता के आधुनिक उत्तराधुनिक विकास चरण ने जब ईश्वर की जगह मनुष्य को अपनी चिंता का केंद्र बनाया तो वह बात बहुत सी तब्दीलियों को तार्किक निष्पत्ति थी। हुआ यह कि विज्ञान के अभूतपूर्व विकास के कारण मानव जाति की विश्व दृष्टि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था। हमारी जो दृष्टि पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते सूर्य से संबंध रखती थी वह अब सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले पृथ्वी की दृष्टि से रूप से उलट गई है। लेकिन जो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते सूर्य से संबंध रखती थी वह अब सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाली पृथ्वी की दृष्टि से रूप में उलट गई है। विज्ञान की आँख से अब हम नए सत्य खोजने के निकल पड़े। श्रम का महत्व पहचाना गया और उत्पादन के सामर्थ्य विकास का पैमाना हो गई। मानव की उत्पत्ति के देवी होने की मिथक टूट गया है ना। मानव की उत्पत्ति के दैवी होने का मिथक टूट गया, दैवी होने का, ठीक है ना। इस चेतना भी पारलौकिक और दैवी वस्तु ना रह गई। वो जीवन के एक अन्य आयाम की तरह देखा जाने लगा। मनुष्य को जानने समझने की कोशिश में हम सब उसके जीन्स तक चले गए। देखा ना, अपन अपन जैसे कहते हैं अवतरित हुए हैं। एक मध्यकालीन भारत या एक आपका प्राचीन भारत में जो अवधारणा थी ना, अवतरित हुए हैं, मतलब मैं एक जनरल जो हमारा एक अंडरस्टैंडिंग था। अब एक वो दौर था जब हम ये कहते थे कि भैया जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, अभी पृथ्वी को ऐसे ही समझ लो दोस्तों, समझाना तो पड़ेगा। वो तो वहीं पे है जहाँ पे है, सूरज चक्कर काट रहा है। ये एक दौर था मानव इतिहास में। विज्ञान का डेवलपमेंट हुआ, ये जो करीब 100 साल तक, 150 साल तक माना जा रहा था, उससे पहले से माना जा रहा था, ये हमारी धारणा बदल गई। फिर नई धारणा आई
कि नहीं भाई सूरज है, वो हम उनके आगे पीछे घूमते हैं। अब देखिए कितनी अच्छी बात है। अब हम जो पहले कहते थे कि भैया मानवीय उत्पत्ति दैवीय है, दैवीय उत्पत्ति है ना, उस विज्ञान का और जैसे बढ़ावा हुआ, अब हम मानव की उत्पत्ति को जानने के लिए उसके उसके जीन्स तक में घुस गए हैं। उसकी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है हम उसके माइक्रो लेवल तक घुस गए हैं। मतलब देख रहे हो कितना परिवर्तन हो रहा है चीज़ों को समझने का। फिर हुआ यह कि सोच की ये तब्दीली सभ्यता के विकास को परिभाषित करने वाली बाकी रूपों पर भी लागू होने से बच ना सकी। मनुष्य के विकासशील और प्रगतिशील होने के पैमाना ये हो गया कि वह कितना बेहतर मानव संसाधन है ना। अब क्या हो गया है, कितना बढ़िया आप रिसोर्स हो, है ना, एमबीए, है ना, बिजनेस, आप क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन में भी आपकी ओवर क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन के बाद भी आपके पास स्किल क्या है। उपभोक्ता उत्पादों को अहमियत से इस हद तक बढ़ने जाने का नतीजा ये निकला कि प्रकृति के संसाधनों के अक्षय होने का मिथक खंडित हो गया। कंज्यूमरिज्म, प्रकृति और पर्यावरण के संकटग्रस्त हो जाने की जो स्थिति इस वजह से सामने आई वह अभूतपूर्व थी। मनुष्य को पहली दफ़ा ये एहसास हुआ कि अगर उसे एक बुद्धिमान प्रजाति के रूप में पृथ्वी पर बचना है तो उसे ये मौजूदा तमाम जीवन रूपों को की आपसदारी के साथ बचना होगा। जहाँ तक मानव जाति के अतीत से संबंधित उसकी बुनियादी जीवन शैली का संबंध है, उसे हमारी उपनिषद अरण्यक काल के अवशेष की तरह देखते हैं। अपराध जिससे हम हरित जीवन शैली में वापसी कह सकते हैं वह बहुत अलग तरह की बहुत है। वह अब मानव जाति को उस कोशिश का पर्याय नहीं रह गई जिसका मकसद मानव जाति को बुनियादी कुदरती जीवन शैली में लौटने से जुड़ा था। तब वह बात खो गई किसी बड़े सच की ओर फिर से पा लेने की बात थी। पर अब मनुष्य जीवन के ही संकटग्रस्त होकर खो जाने की आशंकाओं के निस्तारण की बात हो गई है। हम पहली दफ़ा जीवन के लिए जीवन के अर्थ को समझने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम समझ पा रहे हैं कि हमारी जीवन शैली अब प्रकृति और पर्यावरण को बचाने की बात तो है ही, गहरे में वह जीवन को बचाने की बात है। अपन कितनी कितनी बढ़िया बात लिखी है कि अपन जो पर्यावरण बचाना है, ये ना सेव द इन्वायरमेंट, सेव अर्थ, ये दुनिया भर का हमारा टारगेट अभी भी सेव अर्थ नहीं है। हमारा टारगेट तो सेव ह्यूमन है। हम कहाँ रहेंगे वहाँ, उससे इस रूप में वह महानतम सच छिपा है जिससे हम सृष्टि का प्रयोजन कह सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन के संकटग्रस्त हो जाने के मुख्य कारण क्या है? अक्सर इसके लिए पूंजीवाद, औद्योगिक क्रांति और नगरीकरण के अंधाधुंध विकास के सीधे निशाने पर रखा जाता है। पर एक अन्य कारण ये भी है, उसका संबंध हरित क्रांति और हरित राजनीति के आधुनिक और उत्तराधुनिक रूपों से है। कृषि के संकटग्रस्त हो जाने की एक वजह उसके जीवन केंद्रित ना बने रह सकने से जुड़ी है ना। औद्योगिकरण के कृषि क्षेत्र में दाखिल देने से जो हालात पैदा हुए हैं उनके कारण हरित क्रांति और हरित राजनीति तक जीवन को बचाने वाली ना रहकर उसे नष्ट करने वाले बाजार तंत्र को के खेल में बदल गई है। हम कृषि संस्कृति और हरित क्रांति तक के संकटग्रस्त हो जाने के समय में जी रहे हैं। इसलिए वनवासी अतीत और मौजूदा दौर की हरित जीवन शैली को विकास की कड़ियों की तरह देखने का वक्त आ गया है। और जिसे हम हरित संस्कृति का संकट कह सकते हैं उसके संबंध नगरों से है। प्रकृति से उनकी अलहदगी उन्हें हरित जीवन में शैली में वापसी के लिए पुकारती दिखाई देने लगती है। बाजार से बिछड़ रहे गांव को विकसित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। किसानी को एक नए हरित क्रांति की ओर मोड़ा जाता है, पर आधुनिक तौर तरीकों की मदद से खेती बाड़ी की स्थिति को सुधारने की बात गांव को जिस तरह की हरित क्रांति की ओर ले जाती है वही वहाँ की कृषि संस्कृति को प्रभावित हो करती है, रूपांतरित नहीं करती है। हरित जीवन शैली का संबंध शहरी मध्यवर्ग की ज़रूरत से अधिक है। औद्योगिकरण की वजह से बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रकृति को बचाने की ज़रूरत शहरों को इसलिए अधिक है क्योंकि वह रहने वाले के लिए अब सांस तक लेना दूभर होता जा रहा है। हमारे समय में जब कृषि संस्कृति अलग तरह के संकट से जूझ रही है तब उसके पास अपने हालात से उभरने का एक ही रास्ता बचा है कि उसे नगरों में उपस्थित हो रहे हर संकट से संबद्ध
हालत का समर्थन मिले। एक लंबे अरसे से किसानों की आत्महत्या करने के अनुपात में इतनी वृद्धि होती चली गई कि किसानों के प्रति समाज की संवेदनशीलता को देखकर मन अवसाद में डूब जाता है। मौजूदा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि हम इससे अगले दौर में, जिसे हृदयहीनता का दौर कह सकते हैं, प्रवेश कर चुके हैं। यह सब जो कुछ घट रहा है उसका सृजन आख्यान में बदलना अभी बाकी है। किसानों के अंतरंग जीवन, परिवारों तथा उनके परिवेश में इस सब के कारण जो परिवर्तन आए हैं वह सब एक बड़े सृजनमूलक संघर्ष से उठने वाली अभिव्यक्ति के इंतजार में है। वह अभिव्यक्ति कैसी होगी, इसके बारे में फ़िलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पर हम इससे पहले कि उस सृजन परिदृश्य में लौटकर अपने समय में पड़ती उनकी छाया को अवश्य अनुभव कर सकते हैं, है ना। वह अभिव्यक्ति कैसी होगी, इसके बारे में फ़िलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पर हम इससे पहले कि उस सृजन परिदृश्य में लौटकर अपने समय में पड़ती उनकी छाया को अवश्य अनुभव कर सकते हैं। वहाँ वह सब जो हमारे समय के लिए महत्वपूर्ण है उसे एक नई दृष्टि के साथ फिर से पढ़ना और एक नई व्याख्या के साथ उस सब को फिर से रचना ज़रूरी हो गया लगता है। बहुत अच्छा आर्टिकल, बड़ा वेरी गुड आर्टिकल। ये वाला आर्टिकल बेसिकली थोड़ा सा पॉलिटिकल टाइप आर्टिकल है। अच्छा, थोड़ा सा पॉलिटिकल टाइप आर्टिकल आपका है, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। ये पॉलिटिकल है, ठीक है ना। संजय गांधी जी के बारे में कहा गया है कि कैसे उनके दौर में हम जानते हैं कि इंद्र कुमार गुजराल साहब थे। तो इंद्र कुमार गुजराल ने जब उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया संजय गांधी जी का, मैं इधर आता हूँ। जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी की बागडोर अपने छोटे बेटे संजय के हवाले कर दी थी तो आपातकाल के दौरान उस वक्त प्रेस पर कड़ी पाबंदियाँ लगी हुई थी, तो हम उसके खिलाफ लिख नहीं सकते थे, मगर अखबारों के दफ्तरों में हम खबरें ध्यान से सुनते थे। संजय गांधी की जातियों के सुनने में आया था कि इंद्र कुमार गुजराल ने जब उनका हुक्म मानने से इनकार किया तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके संजय ने विधवाचरण शुक्ल को सूचना प्रसारण मंत्री बना दिया था। सुनने में ये भी आया था कि जब दिल्ली को सुंदर बनाने की बहाने गरीबों की बस्तियां उजाड़ दी गई थीं और ज़बरदस्ती नसबंदी का दौर चला था, तो ये दोनों चीज़ें हुई संजय के आदेश पर। संजय के देहांत के बाद इंदिरा जी ने अपने बड़े बेटे राजीव को वारिस बनाया। जब उनकी हत्या हुई तो कांग्रेस पार्टी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उसकी कार्य समिति ने घुटनों के बल सोनिया गांधी के द्वार पर जाकर विनती की कांग्रेस अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लें। उस समय वह ना राजनीति के बारे में कुछ जानती थी और ना ही हिंदी बोल सकती थी, सो उन्होंने मना कर दिया। मगर कुछ सालों बाद राजी हो गई। इससे प्रेरणा लेकर लालू यादव जब जेल गए तो उन्होंने अपनी पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था। कांग्रेस की नकल करके क्षेत्रीय राजनेता भी वंशवाद को अपनाने लगे। मेरा सौभाग्य समझिए या दुर्भाग्य कि मेरी मुलाकातें कई राजनीतिक वारिसों से हुई हैं। मैंने जब भी उनसे राजनीति के आने का कारण पूछा तो इस सवाल को ज़्यादातर ने टाल दिया। ये देश सेवा करने की इच्छा की झूठी बातें की हैं, मगर एक दो ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने ईमानदारी से माना है कि राजनीति उनके परिवार के लिए एक कारोबार बन गया है। इस कारोबार में मुनाफा इतनी जल्दी कमाया जाता है कि देखते देखते इन वारिसियों के पास बेहिसाब धन का आ जाता है। देखते देखते उनके गरीब परिवार इतने अमीर हो जाते हैं कि दिल्ली मुंबई सबसे महंगे रिहायशी इलाकों में इनके घर बन जाते हैं और इनके बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं। नुकसान होता है किसी का तो उसे राजनीतिक दल का जो इनको विरासत में मिला है। जहाँ पहले बत्तियाँ हुई करती थीं ऐसे लोगों की जिनको वास्तव में जनता की सेवा की इच्छा थी, फ़ौरन होने लगती थी। भर्तियाँ सिर्फ दरबारियों की। राजनीति जब कारोबार बन जाती है तो देश की सेवा नहीं, अपने और अपने परिवार की सेवा बन जाती है। परिवारवाद का सीधा रिश्ता है भ्रष्टाचार से। प्रधानमंत्री ने जब सच कहा है अपने लाल किले वाले भाषण में कि भ्रष्टाचार देश में परिवारवाद के कारण फैला चुका है। हर राजनीतिक दल में ऐसा क्यों ना हो जब पंचायतों में भी ये रोग दिखने लगा है। सरपंच आजकल अपने पद तभी छोड़ते हैं जब अपनी जगह अपने किसी रिश्तेदार को बैठा लेते हैं। ग्रामीण भारत में जो विकास के लिए पैसा आता है उसका काफ़ी हिस्सा गायब हो जाता है। इस गलत प्रथा के कारण जो हिस्सा लगता भी है सड़कें खड़ंजे बनाने में, उनका अक्सर निर्माण सौंपा जाता है सरपंच साहब के रिश्तेदारों और दोस्तों को।
ताकि कुछ हिस्सा उस धनराशि का वापस प्रधान साहब के पास आ जाए। जनता की सेवा में मुनाफा बनाने की संभावनाएं इतनी ज़्यादा हैं कि इस प्रथा को समाप्त करना कठिन है। मोदी के दौर पर फ़र्क कितना जरूर आया कि प्रधानमंत्री लाल किले ये प्राचीर से इन चीज़ों को समाप्त करने की इच्छा जताते हैं। कभी न कभी जैसे स्वच्छ भारत अभियान सफल हुआ था, प्रधानमंत्री के लाल किले वाले भाषण के बाद शायद दूर भविष्य में देश की राजनीतिक ढांचे से भी परिवारवाद के रोग को हटा दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इसके समाप्त होने के आसार दूर तक नहीं दिखते हैं। तो ये कहना गलत ना हो कि देश का नुकसान होता रहेगा परिवारवाद के इस कारोबार से। बहुत ही अच्छा आर्टिकल, बहुत ही संक्षिप्त में बात करी। इस लेख को लिखा है तवलीन सिंह जी ने, जानी मानी शख्सियत हैं। ठीक है छात्रों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ये छोटा सा एनालिसिस पसंद आया होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने साथियों में इसको आप आगे बढ़ाएं, इसको शेयर करें। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।